सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बेरूट के बारे में। ये कहानी है एक जासूस की जो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में होने के बाद भी सरकार के लिए काम करता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने लेबनान की राजधानी बेरूट का दृश्य आता है। यहीं पर हम मेसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक डिप्लोमेट है। डिप्लोमेट वे होते हैं जो दो देशों या दो राज्यों के बीच कूटनीति बनाने का काम करते हैं। मेसन अपने काम में बहुत अच्छा है। वो यहाँ के सारे लोगों से बात कर रहा है और बता रहा है कि आखिर लेबनान के लोग कैसे सोचते हैं और उनका काम क्या है और उनके साथ रहने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर हमें मेसन के बारे में और भी चीजें पता लगती हैं कि उसने हाल ही में शादी की है। उसकी पत्नी का नाम है नादिया। नादिया लेबनान से ही है। ये दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। इसीलिए मेसन खुशी खुशी अपनी पत्नी को सबसे मिलवाता है। फिर वो एक बच्चे को सबसे मिलवाता है जिसका नाम है करीम। वो कहता है कि करीम का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए वो मेरे लिए काम कर रहा है। इसकी पूरी देखभाल मैं ही करता हूँ। वैसे ही पूरे पार्टी में घूमते रहता है। तभी उसके पास उसका एक पुराना दोस्त आता है जिसका नाम है राइली। ये दोनों थोड़ी देर तक आपस में बात करते रहते हैं। तब राइली लेकर के जाता है मेसन को एक दूसरे कमरे में और उसे कहता है कि करीम ने तुमसे झूठ बोला है, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तुम्हें लगता है कि उसका दुनिया में कोई नहीं है मगर उसका एक भाई है जिसका नाम है रफीद। राइली को ये सारी बातें इसलिए पता है क्योंकि वो एक CIA एजेंट है। वो मेसन को सारी बातें बताता है रफीद के बारे में कि वो आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है। जब मुनीख हत्याकांड हुआ था उसमें भी वो शामिल था और ये बात हर तरफ फैल चुकी है। बहुत सारी एजेंसीज की नजर है अब करीम पे। सब उससे पूछताछ करना चाहते हैं, यहाँ तक कि CIA भी। मेसन कहता है कि बस वो एक छोटा बच्चा है, तुम लोग उससे पूछताछ नहीं कर सकते। राइली कहता है कि बात बहुत आगे निकल चुकी है। इस बात को हर तरफ फैला दिया गया है ताकि ये बात रफीद तक पहुंचे और वो अपने भाई को लेने आए। जब वो लेने आएगा तब सारी एजेंसी उसे पकड़ने आएंगी। रफीद एक वांटेड क्रिमिनल है और किसी भी कीमत पे सारी एजेंसी उसे पकड़ने की कोशिश करेगी। इजराइल की एजेंसी मोसाड भी इनके पीछे है। मुझे लगता है कि वो लोग करीम को मार देंगे और जरूरत पड़ी तो रफीद को भी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हें इन सबसे दूर रहना है। अगर तुम इसके बीच आए तब तुम्हारे लिए चीजें खराब हो सकती है, तो तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है। हमारे काम में किसी किस्म का कोई भी बाधा मत डालना। इतने कहने के बाद राइली यहाँ से चला जाता है तो मेसन सीधा पहुँचता है करीम के पास और उसे सारी बातें पूछता है। करीम कहता है कि हाँ, मैंने ये बात छुपाई। मेरे भाई का नाम रफीद है। मैंने इसलिए छुपाई क्योंकि मैं अनाथ ही हूँ। वो कभी मेरे पास नहीं आता। 6 महीने पहले मैं उससे मिला था। मैंने उससे थोड़ी बात की और मैंने उसके हाथ में एक पासपोर्ट देखा जो कि यहाँ का नहीं बल्कि स्पेन का था। इसके अलावा और मैं कुछ भी नहीं जानता। करीम से बात करने के बाद मेसन जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि मोसाड वाले एजेंट यहाँ पर आ चुके हैं। जाकर के मेसन उनसे बात करता है और कहता है कि तुम लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर के बाद जैसे ही ये पार्टी खत्म होती है मैं खुद करीम को लेकर के आऊंगा एम्बेसी में, तब तुम लोग उससे पूछताछ कर सकते हो। मगर ये एजेंट्स बहुत ही ज्यादा अकड़ू हैं। वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और यहीं पे खड़े रहते हैं कि बिना वो उसे लेकर के नहीं जाएंगे। इनकी बातें चली रही होती है तभी अंदर से गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है। ये लोग भाग करके आते हैं अंदर चारों तरफ आतंकवादी भरे पड़े हैं। वो करीम को लेकर के जा रहे हैं और एक आतंकवादी ने नादिया को भी पकड़ के रखा है। मेसन उन्हें रोकने की कोशिश करता है मगर इसी बीच गोली चल जाती है और एक गोली आकर के लगती है नादिया को। उनके जाने के बाद नादिया बाहों में दम तोड़ देती है मेसन के। रफीद यहाँ पर अपने सारे लोगों को लेकर के आया था ताकि वो करीम को लेकर के जा सके और मोसाड वाले उसे ना पकड़े। वो अपने भाई को लेकर के गायब हो चुका है। मगर इस बीच मेसन ने अपना सब कुछ खो दिया। अपनी पत्नी को खोने के बाद वो पागल सा हो जाता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। 10 साल का वक्त बीत चुका है मगर मेसन अभी भी अपनी पत्नी को नहीं भूला। वो दिन रात शराब के नशे में धुत रहता है। उसने अपने पुराने काम को छोड़ दिया है और जीवन यापन के लिए अब छोटा काम करता है। एक दिन जब वो एक बार के अंदर बैठा होता है तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम है सली। थोड़े समय पहले मेसन ने सली के लिए भी काम किया था। ये लोग थोड़ी देर तक बातें करते रहते हैं। तब सली मेसन को कहता है कि तुम्हें बेरूट जाना पड़ेगा वापस, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटी में तुम्हें एक लेक्चर देना है। इस बात को सुनने के बाद मेसन भड़क जाता है और कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बेरूट वापस नहीं जा रहा। तब सली कहता है कि तुम मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे हो। मैं तुम्हें बेरूट जाने के लिए नहीं बोल रहा। मुझे बस यहाँ पर भेजा गया है ताकि मैं तुम्हें ये जानकारी दूं। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पास ना कहने का ऑप्शन नहीं है। इतना कहने के बाद वो एनवेलप देता है और चला जाता है यहाँ से। मेसन इन बातों को समझ चुका है कि उसे बेरूट भेजना चाहती है अमेरिकी सरकार और वहाँ पर कुछ और उससे करवाना चाहते हैं। लेक्चर देना सिर्फ एक बहाना है और शायद मेसन के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसी बीच हम CIA एजेंट सैंडी को देखते हैं जो कुछ ऑफिसर्स के साथ बात कर रही है। ये सारे लोग मेसन के केस को देख रहे हैं कि अब तक उसने क्या किया है और वो क्या कर सकता है। सैंडी सबको बताती है कि मेसन के साथ 10 साल पहले क्या हुआ था। जब वो बेरूट में था उसने अपनी पत्नी को खो दिया। तब से उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। वो दिन रात शराब के नशे में धुत रहता है। तो अगर हमें उससे काम निकलवाना है तो 24 घंटे उसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा ताकि वो चीजों को खराब ना करे। सारे लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि मेसन वहाँ पर अकेला नहीं होगा। उसके साथ हमेशा ही किसी को रखना पड़ेगा। कुछ समय के बाद हम मेसन को देखते हैं जो बेरूट पहुंच चुका है। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है वो देखता है
है कि 10 साल में बेरूट पूरे तरीके से बदल चुका है। अब हर तरफ लोगों के हाथों में बंदूकें हैं, चारों तरफ लोगों को मारा जा रहा है, कुछ लाशें भी पड़ी हुई हैं, सबकी आंखों में डर है, किसी को भी नहीं लग रहा कि वो आजाद है। वो इन चीजों को देख ही रहा होता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम है बर्नार्ड। वो कहता है कि मैं यहाँ के यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। ये लोग निकल पड़ते हैं गाड़ी में बैठ करके। जैसे जैसे मेसन अंदर जाता है वो हर तरफ को देख करके परेशान हो जाता है कि बेरूट की क्या हालत हो गई। तब बर्नार्ड बताना शुरू करता है कि जब तुम यहाँ से गए थे उसके अगले साल ही यहाँ पर सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। तब से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ये हालात कब ठीक होंगे किसी को कुछ भी नहीं पता। कुछ देर के बाद मेसन चला आता है अपने होटल रूम में। होटल रूम से जब वो बाहर देखता है तब उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि इस शहर की क्या हालत हो गई है। ऐसी कोई भी बिल्डिंग नहीं जिसके ऊपर गोलियों के निशान ना हो। पूरा का पूरा शहर खौफ में है। शाम होते ही वो शराब पीने के लिए नीचे चला आता है। तभी यहाँ पर सैंडी आती है। सैंडी जब उससे बात करना शुरू करती है मेसन समझ जाता है कि सैंडी एक CIA एजेंट है। वो सीधा उससे कहता है कि मुझे पूरी सच्चाई जाननी है, आखिर तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। मैं इस बात को जानता हूँ कि मुझे यहाँ पर लेक्चर के लिए नहीं बुलाया गया है, मुझे अभी के अभी पूरी सच्चाई जाननी है। इन बातों को सुनने के बाद सैंडी उसे लेकर के जाती है एक पार्टी में और मिलवाती है यहाँ के एम्बेसडर से जिसका नाम है फ्रैंक। फ्रैंक मेसन को पहले से जानता है और मेसन भी उसे जानता है। ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। फ्रैंक बताता है कि बेरूट में क्या हो रहा है, हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ये वो बेरूट नहीं है जहाँ पर मेसन रहा करता था। जितनी भी अच्छी सरकारें हैं वो बेरूट की तरफ देखना भी नहीं चाहती। वहीं कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ के लोग यहाँ घुसना चाहते हैं, जैसे कि इजराइल, और इस चीज से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वो ये बातें करते समय उसे अपने पूरे घर में घुमाता है। तभी मेसन की मुलाकात होती है दो लोगों से जिनका नाम है गैरी और डोनाल्ड। डोनाल्ड भी एक CIA एजेंट है। अब मेसन को सारी बातें समझ में आ रही है कि ये दोनों के दोनों जासूस है। उसे ये बात भी समझ में आ चुकी है कि मामला बहुत ही गंभीर है। वो तुरंत कहता है कि मुझे अभी के अभी बताओ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और मुझे क्यों बुलाया गया है। तब गैरी बोलना शुरू करता है। कहता है कि हमारा एक अमेरिकी दोस्त गायब है। जब हमने उसे ढूंढना शुरू किया तब हमें पता लगा कि एक मिलिशिया गैंग ने उसे किडनैप करके रखा है। जब हमने उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश की तब उन्होंने एक ही शर्त रखी कि वो सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं। इन बातों को सुनते ही मेसन कहता है मुझसे बात करने की क्या जरूरत है, अगर उनकी कोई डिमांड है तो डिमांड को पूरी कर दो, वो उस आदमी को छोड़ देंगे। डोनाल्ड कहता है कि ये चीज इतनी आसान नहीं है। उन लोगों ने जिस आदमी को पकड़ा है उसका नाम है राइली और राइली तुम्हारा दोस्त है। लेकिन राइली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा है क्योंकि वो पिछले 13 साल से पूरे मिडिल ईस्ट में ऑपरेट कर रहा था। जितनी जानकारी उसके पास है उतनी जानकारी किसी के भी पास नहीं है। उसकी जानकारियां पूरे के पूरे CIA को तबाह कर सकती है। इसीलिए हम किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हम उसे बचाएं। इन बातों को सुनने के बाद मेसन समझ जाता है कि CIA वालों की जान हलक में है और वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर राइली तक ये लोग ना पहुंच पाए तब ये लोग राइली के साथ साथ सबको मार देंगे ताकि इनकी जानकारियां बाहर ना आए। और मेसन नहीं चाहता कि उसका दोस्त मारा जाए। राइली और मेसन दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मेसन मान जाता है इनकी मदद करने के लिए ताकि राइली जिंदा बचे। यहाँ से निकलते ही मेसन की मुलाकात होती है सैंडी से। सैंडी उसके साथ ही रहना चाहती है ताकि वो उस पर नजर रख सके, मगर मेसन को उन जगहों पे जाना है जहाँ वो 10 साल पहले रहा करता था। जब वो उस घर के पास पहुँचता है तो देखता है कि वो पूरा का पूरा घर तबाह हो चुका है। मेसन उदास होने लगता है और सैंडी से कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग सच में राइली को बचाना चाहते हो? सैंडी कहती है मुझे इसके बारे में नहीं पता, अभी मेरा काम ये है कि मैं किसी भी कीमत पे तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। अब मेसन को अपना पुराना समय याद आता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम मेसन और राइली को देखते हैं और इन दोनों की पत्नियां भी यहाँ पर हैं, यानी कि नादिया और एलिस। ये लोग एक साथ बहुत ही खुश थे और ज्यादातर समय एक साथ ही बिताते थे। लेकिन उसके बाद सारी चीजें खराब हो गई। जैसे ही नादिया की मौत हुई मेसन बेरूट को छोड़ करके जा रहा था हमेशा के लिए। तब उसकी मुलाकात हुई राइली से। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तब राइली को एहसास हुआ कि मेसन को लगता है कि नादिया उसकी वजह से मारी गई है। इसीलिए मेसन ने सीधे मुंह राइली से बात तक नहीं की और यहाँ से चला गया उसे ब्लेम करके। अब कहानी चली आती है वर्तमान समय में। हम मेसन को देखते हैं जो जाता है मिलिशिया गैंग से नेगोशिएट करने के लिए। वो जैसे ही उनके इलाके में दाखिल होता है सबसे पहले जाता है उनके मुखिया के पास और इस चीज को देख करके आश्चर्यचकित रह जाता है कि इनका मुखिया कोई और नहीं बल्कि करीम है। करीम वही बच्चा है जिसे मेसन पाल रहा था। मेसन उसे ऐसी हालत में देखने के बाद बहुत ही ज्यादा दुखी है। करीम उसे थोड़ी देर देखता है, फिर ये लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। तब मेसन करीम से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है मेरा भाई रफीद गायब है और मुझे लगता है कि वो इजराइलियों के पास है और अगर तुम लोगों को राइली चाहिए तो मुझे मेरा भाई ला करके दो। इस बात को सुनने के बाद डोनाल्ड कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, हम अमेरिकन हैं और अगर तुम्हारा भाई इजराइलियों के पास है तो उसे हम कैसे लाएंगे, आखिर इजराइल वाले हमारी बात क्यों सुनेंगे। करीम कहता है मुझे ये सब नहीं पता, मेरे पास तुम्हारा आदमी है और तुम लोग मेरे आदमी को लेकर के आओगे, ये तुम्हारा सरदर्द है। अगर तुम लोग मेरे भाई को लेकर के नहीं आए
तो हम लोग राइली को मार देंगे। बात खत्म होने के बाद ये लोग वापस चले आते हैं। अब ये सारे के सारे परेशान हैं। डोनाल्ड कहता है कि अगर रफीद इजराइलियों के पास होता तो ये बात हमें पता चल गई होती, ये बात छुप करके नहीं रह सकती थी। तो या तो उन लोगों ने उसे मार दिया है या तो बहुत कम चांस है कि उन लोगों ने उसे छुपा करके रखा होगा। और अगर छुपा करके भी रखा है तो इजरायली हमें आखिर उसे क्यों देंगे, इस काम में उनका क्या फायदा होगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद मेसन कहता है कि ये सारी चीजें सोच करके अभी हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। हमें किसी भी कीमत पर रफीद को ढूंढना है। तो अभी हमारा सबसे पहला काम यही है कि हम इजरायलियों से जा करके बात करें। अगले दिन मेसन पहुंच जाता है गैरी के साथ इजरायलियों के पास और इनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। इन सारी बातों को सुनने के बाद इजराइल का ऑफिसर कहता है कि हमारे पास रफीद नहीं है, अगर वो हमारे पास होता तो ऐसे लोगों को हम जिंदा नहीं छोड़ते, हम उन्हें मार गिराते हैं। ये लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद वो ऑफिसर कहता है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि हम रफीद को ढूंढे तो हम तुम्हारे लिए ढूंढेंगे, मगर ये काम हम फ्री में नहीं करेंगे, उसके बदले में हमें भी कुछ चाहिए। ये लोग कहते हैं कि क्या? तब ऑफिसर कहता है कि हमें सीरिया की सैटेलाइट इमेज चाहिए जिसका एक्सेस हमारे पास होना चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद गैरी सीधा पहुंचता है फ्रैंक के पास और उसे पूरी बात बताता है। तब फ्रैंक भड़क जाता है और कहता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि इजराइल वालों को सैटेलाइट इमेजेस क्यों चाहिए। वो सीरिया के अंदर घुसना चाहते हैं। एक बार उनके पास सैटेलाइट का एक्सेस आया, वो सारे के सारे खुफिया बंकर्स के बारे में पता लगा लेंगे और हमला कर देंगे सीरिया के ऊपर। हम ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ राइली की जान बचाने के लिए बहुत ही बड़ा सौदा है। मगर गैरी अभी भी फ्रैंक को मना रहा है। दूसरी तरफ हम मेसन को देखते हैं जो जाता है एलिस के पास। तब एलिस उस पर भड़क जाती है और कहती है कि नादिया के मौत के बाद तुमने राइली पर इल्जाम लगाया और उसे भी ऐसा लगने लगा कि उसकी वजह से नादिया मारी गई है। वो दिन रात इसी के बारे में सोचता था और ये शहर छोड़ करके नहीं जा रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि एक दिन तुम उसे माफ कर दोगे, मगर 10 साल का वक्त बीत गया और तुमने उसे माफ नहीं किया। और कुछ दिन पहले उसको किडनैप कर लिया यहाँ के आतंकवादियों ने। ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझसे छीन गया। इन बातों को सुनने के बाद मेसन यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम इजरायली एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है रोनी। वो आकर के मिलता है गैरी से। वो कहता है हमने पूरे इजराइल में छान मारा, रफीद कहीं भी नहीं है। हमने ना ही किसी जेल को छोड़ा और ना ही किसी और जगह को। हमारे पास रफीद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें रफीद चाहिए तो मैं जैसा कहता हूँ ऐसा करो। एक बार ये बात फैलाओ मीडिया में, जैसे ही इसका मुद्दा बनेगा सबको पता लग जाएगा कि यहाँ के किसी आदमी ने किडनैप करके रखा है एक CIA एजेंट को। हम इस चीज का फायदा उठाएंगे और इस पूरे शहर को शमशान बना देंगे। अंत में तुम्हारा एजेंट तुम्हें मिल जाएगा। मगर गैरी इन बातों को जानता है कि ये लोग सिर्फ इस शहर पर कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए वो इनका साथ नहीं देता और सीधा पहुंचता है डोनाल्ड के पास। उसे कहता है कि राइली को गायब हुए बहुत समय हो चुका है, अगर उसने सारी जानकारियां उगल दी तब हम कहीं के नहीं रहेंगे। डोनाल्ड इसके बारे में सोचता है और कहता है कि अब एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेसन को जो यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर दे रहा है। तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और भगदड़ मच जाती है। भगदड़ के समय एक औरत आती है मेसन के पास और उसे एक एड्रेस बता करके चली जाती है। मेसन जैसे ही उस एड्रेस पे पहुंचता है वहाँ उसे करीम मिलता है। करीम कहता है कि तुम राइली से बात कर सकते हो, मगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त है। मेसन अंदर जाता है और राइली से बात करना शुरू करता है। उसे पूरी बात बताता है कि जब से तुम गायब हुए हो CIA वाले परेशान है, मगर उनकी परेशानी ये नहीं है कि उन्हें तुम्हें बचाना है। उनकी सिर्फ एक ही परेशानी है कि तुम उनका सारा राज ना उगल दो। करीम ने तुम्हें किडनैप किया है और उसकी शर्त है कि हम उसके भाई को ढूंढ करके लाएं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये कैसे करूंगा। तब राइली उससे एक ही बात कहता है। वो कहता है कि जाओ मेरे अपार्टमेंट में। इन बातों को सुनने के बाद मेसन आता है बाहर। तब करीम उससे कहता है कि मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका है, मुझे 1 दिन के अंदर मेरा भाई किसी भी हालत में चाहिए। मेरी हाल ही में बात हुई ईरानियन से, वो राइली के बदले मुझे ढेर सारा पैसा देने वाले हैं। अगर मेरा भाई नहीं मिला तो मैं यही करूंगा। इन बातों को सुनने के बाद मेसन भागता हुआ आता है राइली के फ्लैट पे। जब वो हर तरफ छानबीन कर रहा होता है तभी यहाँ पर सैंडी आती है और कहती है कि मैंने भी इस घर की तलाशी ली थी। पता है मुझे क्या मिला? मुझे ये बात पता लगी कि डोनाल्ड CIA के पैसों को चुरा रहा है और ये बात राइली को पता लग गई थी। वो कंप्लेन करने वाला था डोनाल्ड के बारे में। ठीक उसी वक्त वो गायब हो गया, यानी कि डोनाल्ड नहीं चाहता कि राइली बाहर आए, वो उसे मरवा देगा। अब मेसन राइली की सारी बातों को याद कर रहा है, उसने जो एक एक शब्द बोले हैं। तब उसे एक ही चीज याद आती है, PLO का मतलब है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब मेसन को सारी बात समझ में आ रही है कि रफीद यहाँ पर लोगों को मार रहा था जिससे हालात बद से बदतर हो रहे थे और PLO को यह बात पता लग गई थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इजराइल जल्दी ही शहर के अंदर घुस जाएगा, इस बात का बहाना बना करके कि वो शांति चाहते हैं और पूरे के पूरे शहर पे कब्जा कर लेंगे। इसीलिए PLO वालों ने किडनैप कर लिया रफीद को ताकि यहाँ पर शांति बनी रहे और एक बार अगर इजराइल अंदर आता तो अमेरिका भी अंदर आ जाता और PLO ऐसा नहीं चाहते। अब मेसन को सारी बातें समझ में आ रही है कि किसी को भी राइली की जान की फिक्र नहीं है, सब अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो कोई एजेंट हो या पूरा का पूरा देश। तब सैंडी एक प्लान बनाती है। वो 4
$4 मिलियन चुराती है CIA से और कहती है कि इसे हम PLO को दे करके रफीद को छुड़ा सकते हैं, मगर सबसे पहले हमें पहुंचना पड़ेगा PLO के एक मेंबर के पास। ये लोग उसके घर के अंदर दाखिल होते हैं और उसके परिवार के ऊपर बंदूकें रख करके धमकी देते हैं। तब वो PLO की लोकेशन बता देता है। मेसन पहुंच जाता है उनके साथ डील करने के लिए ताकि वो रफीद को छुड़ा सके। दूसरी तरफ ये बात पता लग जाती है गैरी और डोनाल्ड को कि सैंडी ने क्या किया है। अब ये लोग भड़के हुए हैं, किसी भी कीमत पर इन्हें डील को नहीं होने देना है। अब ये लोग मेसन को भी रास्ते से हटाना चाहते हैं। तभी ये बात फ्रैंक को पता लग जाती है। वो इन सबको आकर के हिदायत देता है कि मेसन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ हम मेसन को देखते हैं जिसे रफीद मिल चुका है। वो उसे लेकर के चला जाता है करीम के पास। करीम अपने भाई को देखने के बाद राइली को छोड़ देता है। ये लोग राइली को लेकर के निकल ही रहे होते हैं, तभी एक गोली चलती है और गोली आकर के सीधा लगती है रफीद को। रफीद की मौत हो चुकी है। मेसन राइली को लेकर के भाग जाता है यहाँ से। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं रफीद को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बर्नार्ड है। तब हमें पूरी सच्चाई पता लगती है कि बर्नार्ड एक मोसाद एजेंट है और वो अमेरिकन के साथ इसीलिए था ताकि वो पता लगा सके रफीद के बारे में। इजराइल को बदला लेना था मुनीख हत्याकांड का। तब से वो रफीद को ढूंढ रहे थे ताकि अपने बदले को पूरा कर सके और अंत में उन लोगों ने उसे मार ही दिया। दूसरी तरफ राइली अपने दोस्त को देखने के बाद बहुत खुश है कि इसने उसकी जान बचाई और शायद अब उसने उसे माफ भी कर दिया है। अब ये लोग अमेरिका वापस चले आते हैं। फ्रैंक इन्हें देखने के बाद बहुत खुश है। वो बताता है कि डोनाल्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। फ्रैंक यहाँ पर जॉब ऑफर देने की कोशिश करता है मेसन को, मगर वो जॉब सैंडी को चाहिए। तो मेसन उसे देखता है और कहता है कि मैं तुम्हारा नेगोशिएटर बनने को तैयार हूँ। तब सैंडी मुस्कुराने लगती है। थोड़े वक्त के बाद हमें पता लगता है कि इजराइल ने हमला कर दिया है लेबनान पे और इस चीज को देखने के बाद अब अमेरिका भी आ चुका है लेबनान में, जिससे PLO बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ है। इसीलिए उन लोगों ने अमेरिकन एम्बेसी के साथ साथ बाकी भी एम्बेसीज को उड़ाना शुरू कर दिया। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।